जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये स्क्रीन आपको व्यू हो रही है मेरी? ठीक है जी। अच्छा, अब जो चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी उसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। कोई नहीं है। कल हम इनकम फ्रॉम ए कैपिटल गेन फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे जी, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। अब जरा आगे चलते हैं जी। ये ना उन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस दी हुई हैं। एग्जाम्पशंस के लिए ना दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जी। एक तो ना कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो आपके लॉ के अंदर दी हुई हैं। आसान हो जाएगी जरा। जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, एग्जाम्पशन का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था कि एग्जाम्पशंस जो है ना, कुछ एग्जाम्पशंस तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मेन लॉ के अंदर दी हुई हैं। जैसे इसके आपके इनकम टैक्स के लॉ में ना सेक्शन 41 से 55 सेक्शंस, ये जो 14-15 सेक्शंस है ना, यहाँ पे डिफरेंट तरह की एग्जाम्पशंस दी हुई है। ठीक है, इन्हीं में से एक एग्जाम्पशन एग्रीकल्चर इनकम की है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पशंस जो है ना वो सेकंड स्केड्यूल में दी हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेकंड स्केड्यूल जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सबसे लेंथी स्केड्यूल है, और इसमें से लाजमी एग्जामिनर न्यूमेरिकल में या जो 25 एक नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, उसमें 2-3 प्रोविजंस लाजमी टेस्ट करता है एग्जाम्पशंस में से। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्केड्यूल में जब आप जाएंगे ना तो वहां पे आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे, 4 पार्ट्स मिलेंगे। अब आपको अक्सर लोगों को यही पता नहीं होता कि इन चार के चार पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, पार्ट 1 का क्या मतलब है, पार्ट 2 का क्या मतलब है।
तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। पार्ट वन में एग्जाम्पशंस दी हुई हैं फ्रॉम टोटल इनकम। जिन जिन लोगों को भी टोटल, जिनकी सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, वो पार्ट वन में डिस्कस की गई हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूं अगर, ताकि एक बेसिक सा आपको लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए कि ये बना किस तरह से हुआ है सेकंड्स का जो। जो फर्स्ट स्केड्यूल है ना इनकम टैक्स लॉ का, उसमें सारे के सारे रेट्स दिए हुए हैं, चाहे वो चार्जेबिलिटी के रेट्स हैं, चाहे वो विद होल्डिंग के रेट्स हैं। वो पार्ट वो फर्स्ट स्केड्यूल में दिए हुए हैं। ये है जी सेकंड स्केड्यूल। अब सेकंड स्केड्यूल में सबसे पहला जो स्टार्ट हो रहा है ना, पार्ट वन। ठीक है। और इसमें उसने बताया हुआ है जी, जैसे ये आपको पता ही होगा कि कोई भी पाकिस्तान का अगर सिटीजन है, उसको अगर कोई भी पेंशन मिल रही है फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर, तो वो एग्जाम्प्ट होती है। सैलरी में चैप्टर में आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा होगा, वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। कोई भी पेंशन जो है पाकिस्तान आर्मी के किसी भी एम्प्लॉय को मिलेगी, या फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को मिलेगी, वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इस तरह। ये पार्ट वन है। अच्छा, जब मैं पार्ट टू, पार्ट वन सबसे लेंथी है, इसमें टोटल मेरे ख्याल में ना ओवर 200 क्लॉजेज हैं। ये टोटल 153 क्लॉजेज हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको इसको पढ़ना किस तरह से है। जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस है ना, वो मैंने आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में दे दी है, आपको खुद से नहीं पढ़ना। सिर्फ मैं आपको अभी सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे अभी ये आखिरी क्लॉजेज की मैं अगर बात कर लूँ, तो 151 क्लॉज में वो कहता है जी, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम सिनेमा ऑपरेशंस फॉर 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ सिनेमा ऑपरेशंस। ठीक है। अब आप अंदाजा कर लें हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं और जो लोग पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बना रहे हैं, उनकी सोच का, कि वो कहते हैं भाई सिनेमा लाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। वहाँ पे वो, अब मैं वर्ड ना यूज़ नहीं करना चाहता, कि वहाँ पे वो काम, फिल्में फिल्में और वो चलाओ, लोगों को लगाओ उस पर, और वहाँ से जो आपको इनकम आएगी ना, वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक है। तो सिनेमाओं की इनकम को एग्जाम्प्ट कर दिया है, और जहाँ पे एग्जाम्पशन देनी चाहिए थी, वहाँ पे 40 40 45 45% टैक्स का रेट दे दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये है 151 क्लॉज। और अब 150 क्लॉज को जरा देखें। वो कहता है जी, इनकम ड्राइव्ड बाय कलीम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एंड अल्ट्रेज इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। ठीक है, फ्रॉम जो भी वो आगे लिखा हुआ है, या तो अब आप मुझे खुद से बताएं, अपनी एक अपने माइंड को अप्लाई करके, कि एग्जामिनर के लिए पेपर में कौन सी क्लॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 150 या 151? वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सेल्स टैक्स में समझाया था सिक्स्थ स्केजुअल के अंदर, कि कुछ एग्जाम्पशंस ऐसी होती हैं जो जर्नल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं। जो तो जर्नल क्लॉज है, वो तो कोई भी सिनेमा का ऑपरेशन आप पाकिस्तान के किसी भी जगह पे सिनेमा लगा लें, वहां से जो इनकम आएगी वो एग्जम्प्ट है। तो अब ये वाली क्लॉज एग्जामिनर पेपर में पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर स्पेसिफिक एक कंपनी को एग्जाम्पशन दी हुई है, ये ऑब्वियसली ये तो नहीं पूछेगा ना वो पेपर के अंदर। तो इस तरह से ये 153 क्लॉजेज जो हैं, ये टोटल कंस्ट्रक्ट की गई हैं। कुछ क्लॉजेज जनरल हैं। जो जर्नल है वो सारी की सारी मैंने ऑब्वियसली किताब में, अपनी बुक में डिस्कस की हुई हैं, वही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक हैं, जो स्पेसिफिक हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट टू की अगर मैं बात कर लूँ, तो पार्ट टू सेकंड स्केजुअल का है जी, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। यानी आपका जो टैक्स का रेट है, हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो रेट है टैक्स का कंपनी के केस में 29 है, इंडिविजुअल और एओपी के केस में वेरियस स्लैब्स बने हुए हैं प्लस और डिफरेंट तरह के। अब यहाँ पे कुछ लोगों को टैक्स रेट की, या चार्जेबिलिटी की जो रेट्स हैं ना विद होल्डिंग के, उनके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है। जैसे ये देखें कि ये तो कुछ विद होल्डिंग के रेट्स हैं। वो चीज़ आपको पढ़ाता हूँ जो आपके लिए आसानी से है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो भी हमने पढ़ी नहीं है, विद होल्डिंग के रेट्स हमने अभी पढ़े नहीं है। तो जब आपको मेन रेट का नहीं पता तो फिर, हाँ अब ये देखें। अभी तक हमने यही बात पढ़ी है कि डिविडेंड जो है वो फाइनल रजीम में चला जाता है, और 15% पे फुल एंड फाइनल लायबिलिटी है। लेकिन अगर कोई डिविडेंड जो है वो कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो कि बगास्ट
या बायोमास बेस्ड को जनरेशन पावर प्रोजेक्ट है। यानी वो पावर प्लांट जो बगास, बेसिकली जो आपका शुगर केन होता है ना, गन्ना, इसका वो जो बूरा सा नहीं होता, इससे भी, इसको बगास कहते हैं, ठीक है, इससे भी बिजली बन जाती है। ठीक है, तो दो चार प्लांट पाकिस्तान में लगे हुए हैं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो चार प्लांट हैं पाकिस्तान में जो बगास बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं। उनके लिए बेसिकली स्पेसिफिक है, या बायोमास बेस्ड, ठीक है, कि कि अगर आप उनसे बिजली बनाएंगे तो और जो भी आपका प्रॉफिट आएगा जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिविडेंड पे जो टैक्स का रेट है वो 15 की बजाय 7.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी रिडक्शन इन टैक्स रेट्स ये। अब ये जो रिडक्शन इन टैक्स रेट है, ये ये लाइबिलिटी में भी रिडक्शन हो सकती है, और ये आपकी चार्जेबिलिटी में भी रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, दोनों चीजें। चिनोट के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये अगली क्लॉज भी आप देख लें तो आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा जी, कि ये बगास के लिए नहीं है। ये जितने भी पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं ना, सबके केस में जो डिविडेंड का रेट है ना वो 7.5 ही है। बाकी वाले पावर प्लांट्स के लिए भी क्लॉज है, ठीक है, तो इनको कोई स्पेसिफिक नहीं मिला हुआ, फेवर नहीं मिली हुई। ये ज्यादातर जो क्लॉजेज है ना, ये पार्ट टू में, ये टैक्स की जो लाइबिलिटी में रिडक्शन है, विद होल्डिंग में रिडक्शन है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। हाँ, जैसे अब ये देखें, ये डिफरेंट मिनिमम टैक्स में रिडक्शन। मिनिमम टैक्स जो टर्नओवर टैक्स होता है, जो आपकी सेल्स के ऊपर लगता है कंपनी के केस में, या इंडिविजुअल और एओपी जिनकी टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है उन पे लगता है। ये आपने कैफ लेवल पे पढ़ा होगा, कितने परसेंट है जी मिनिमम टर्नओवर टैक्स? क्या आपका अगर लॉस आ गया है या प्रॉफिट कम आया है, तो फिर आपने किसके ऊपर देना होता है जी टैक्स? सेल्स के ऊपर, ठीक है, और उसका 1.25%। ठीक है, लेकिन ये वाले जो लोग हैं, इनको उन्होंने रिड्यूस रेट दे दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, कोई यान का अगर ट्रेडर है, धागे का ट्रेडर है, और इंडिविजुअल है, तो उसके लिए जो टर्नओवर का रेट है वो उसने 0.5 कर दिया है, 1.25 से, 1 नहीं है जी, 1.25 है जो नॉर्मल रेट है। ठीक है, ये है जी सेकंड स्केड्यूल का पार्ट टू। पार्ट थ्री, आपकी लाइबिलिटी की रिडक्शन। यानी आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे एज पर नॉर्मल रेट्स। यानी फॉर एग्जांपल आप एक फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये तो आपने कैफ लेवल पे पढ़ा पढ़ा ही होगा कि पहले आप अपनी सैलरी के स्लैब में जाके लाइबिलिटी कंप्यूट कर लेंगे, और उसके बाद कितने परसेंट से रिड्यूस हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी? 25% से। ये पहली क्लॉज ही वो आ गई है, ये देखें, कि आपने, आपकी सैलरी थी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके ऊपर आपका टैक्स बना जी 30 लाख रुपए का। तो 30 लाख को आपने जो रिड्यूस करना है 25% से, वो उसके लिए ये पार्ट थ्री है, रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी, ये है जी पार्ट थ्री। इसी तरह इसके अंदर और भी क्लॉजेस हैं, कुछ जो अभी हमने काफ़ी सारी पढ़नी है, तो ऑब्वियसली कुछ का जो मीनिंग है वो आपको भी समझ नहीं आएगा। ये वाली अभी एक आ रही है, ये मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। अच्छा जी, तो हाँ, ये देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है, और ये किसी भी अटेम्प्ट में एग्जामिनर पेपर में टेस्ट कर सकता है जी। ठीक है, द टैक्स पेबल बाय अ वुमन एंटरप्राइज on profits and gains derived from business chargeable to tax under the head income from business shall be reduced by 25%। ये उन्होंने एक इंसेंटिव दिया हुआ है कि फीमेल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आए। उन्होंने कहा है कि वुमन एंटरप्राइज को उन्होंने डिफाइन भी किया हुआ है लॉ में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कि उसमें कंपनी भी आ जाती है, एओपी वगैरह भी आ जाती है। तो तो कंपनी के केस में उन्होंने कहा हुआ है कि वो कंपनी में सारे के सारे जो शेयर होल्डर हैं वो वुमन होने चाहिए। और एओपी के केस में कहा हुआ है कि सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं वो वुमन होनी चाहिए। तो उस केस में जो भी आपकी लाइबिलिटी आएगी एज पर एप्लीकेबल रेट्स, वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये पार्ट थ्री में है जी। और पार्ट फोर में ऑर्डिनेंस के कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोविजन की अगर एग्जम्पशन देनी है,
तो वो पार्ट फोर में, और ज़्यादातर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स से एग्जाम्पशन जो है वो पार्ट फोर में दी गई है। पार्ट फोर भी काफ़ी लेंथी है। नहीं, पार्ट फोर में जो टोटल है वो, सॉरी ये तो मैं एंड पे चला गया। 123 क्लोज है, ठीक है। जैसे वो देख लें, 121 नंबर जो क्लॉज है उसमें सेक्शन 151 से एग्जम्पशन दी हुई है, ठीक है। 122 में जो सेक्शन 236 है वहां से एग्जम्पशन दी हुई है। 123 में जो सेक्शन 148 इंपोर्ट्स का सेक्शन है वहां से एग्जम्पशन दी हुई है कि इंपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये अब आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप पूरे इनकम टैक्स लॉ में एग्जम्पशंस के लिए कहाँ कहाँ पे प्रोविजंस अवेलेबल है, वो मैंने आपको डिटेल्ड में बेसिक लेवल की चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। इनको फर्दर, इनकी जो निटी-ग्रिटीज हैं और फर्दर जो इनकी डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली हम बिजनेस इनकम में डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो मैं आपको एग्जाम्पशंस पढ़ाने जा रहा था जी, कैपिटल गेन वाली, सबसे पहले है जी एज पर क्लॉज, ये इस दफा लॉ में आई है जी, पहले नहीं थी। एज पर क्लॉज 114 बी पार्ट वन ऑफ द, पार्ट वन मतलब टोटल इनकम से एग्जाम्पशन, यानी सारी की सारी कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट ऑन फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired or allotted by federal or provincial government or any certified allotment authority, and property acquired is in recognition of services rendered by a person who dies while in service of Pakistan Army or service of federal or provincial government, war wounded persons while in service of Army or federal or provincial government, ex servicemen and serving personnel of Army or federal or provincial गवर्नमेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं जी, अब जरा इसको समझ लीजिएगा कि ये है क्या। ये ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं है, ये नहीं है कि आर्मी वाले कोई भी जमीन खरीद के बेचेंगे तो उनको एग्जाम्पशन है। वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी आपको जो आपने आर्मी में सर्विसेज परफॉर्म की हैं उसकी वजह से मिल रही है, और पहली अलॉटमेंट आपको हो रही है। यानी क्या होता है कि उन्होंने डीएचए में एक एरिया डेवलप किया, डीएचए फेज 10 फॉर एग्जांपल, फेज 10 डेवलप करके वहां पे प्लॉटिंग की, और प्लॉटिंग करने के बाद पहली दफा जो प्लॉट है वो अपने एम्प्लॉयज को अलॉट कर दिया, आर्मी वालों ने या गवर्नमेंट वालों ने, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट वाले भी जो हैं वो भी अपने एम्प्लॉयज को प्लॉट्स वगैरह दे देते हैं बास केसेस में। तो अब जब वो आप प्लॉट बेचने जाओगे तो एग्जाम्पशन है जी, आपको जो प्लॉट पे गेन आएगा वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है ये। अच्छा, अब यहाँ तक तो अंडरस्टैंडेबल है, मेरा अपना जो व्यू है यहाँ तक कि एक बंदा है जो आपके मुल्क की खातिर लड़ते हुए वो शहीद हो गया है सर्विस के दौरान, चाहे वो आर्मी में है, चाहे वो हो सकता है कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, तो ऑब्वियसली वो शहीद शोहदा की लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन उसकी डेथ हो गई है। तो अब उसके जो सर्वाइवर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ वगैरह है, बेवा है, उसको वो प्लॉट उनको मिल जाएगा, और वो जब बेचेंगे तो गेन, या नहीं, या गेन जो आएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये जो चौथे वाली क्लॉज है जी, आप खुद सोच के बताएं। एक तरफ ये कहते हैं जी आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है बड़ी सख्त, और उस पर उन्होंने पूरी की पूरी पब्लिक जो है उनको पंजाबी में कहते हैं कि फाइल लगा दी है। और दूसरी तरफ ये इस दफा आई है एग्जाम्पशन लॉ के अंदर, ये चौथे वाली एग्जाम्पशन की कोई लॉजिक बनती है? बताया जी कोई बंदा, लॉजिकल है ये? कि कि एक तो ओबियसली जो बंदा आर्मी में जाता है उसको प्लॉट श्लॉट मिलते हैं, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कहेंगे कि ये तो सबको पता है, तो आप, आपसे ये कहा जा सकता था कि भाई तुम आते सीए की फील्ड में या किसी को, तुम भी चले जाते आर्मी में, ठीक है। तो फ्री में प्लॉट नहीं मिल जाता, वो आपको 20-25 साल जो है वो रगड़ा रगड़ा लगता है टका के, फिर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता है कि 3 साल के लिए जो आपके आर्टिकल्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन वहां पे वो 3 साल वाली जो बात है वो 20-25 सालों की बात है। तो प्लॉट उनको ऑब्वियसली मिल जाता है, लेकिन जब वो सेल कर रहे हैं तो वो गेन पे ही, प्रॉफिट पे ही सेल कर रहे हैं ना, पल्ले से तो नहीं खरीदा हुआ ना। तो फिर टैक्स की एग्जेम्पशन किसी तरह से भी नहीं बनती थी, बहरहाल उन्होंने लॉ में दे दी है जी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपने याद रखनी है कि फर्स्ट अलॉटमेंट होनी चाहिए ये वाली, कि आप किसी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यानी सरकारी मुलाजिम हैं, या आप आर्मी में हैं और आप मार्केट से कोई प्लॉट खरीदते हैं, और अब आप जब उस प्लॉट को बेचोगे तो गेन जो है वो टैक्सेबल होगा,
ठीक है। अगर आपको सर्विस की वजह से अलॉटमेंट हुई है तो फिर जो है वो एग्जम्पशन है जी। ठीक है, अच्छा। फिर वो कहता है जी, एज पर क्लॉज 9A पार्ट 3 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल, कैपिटल गेन टैक्स rates have been reduced by 50% of the above rates in case of sale of the first in case of first sale of immovable property acquired or allotted to ex-servicemen and serving personnel of armed forces, ex-employees or serving personnel of federal and provincial government, being original allottees of the immovable property duly certified by the allotment authority. अच्छा सॉरी, मैंने ना ये दोनों क्लॉजेज को कंफ्यूज कर दिया था, और पहले वाली क्लॉज में मैंने एक बात गलत बता दी। अब दोनों वाली क्लॉज को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये तो दोनों एक जैसी हैं। फर्क क्या है जी यहाँ पे, मैं वही बताने लगा हूँ। फर्क क्या है कि यहाँ पे वो क्या है, ओरिजिनल अलॉटी है ये। ठीक है, ऊपर ओरिजिनल अलॉटी की बात नहीं हो रही। ऊपर क्या बात हो रही है कि आपने जो सर्विसेज परफॉर्म की है ना, उसकी वजह से आपको कोई भी प्लॉट अलॉट हो गया। हो सकता है आप ओरिजिनल अलॉटी ना हो, वो प्लॉट पहले किसी और का हो और अब आपको अलॉट हो गया। ठीक है, और वो सर्विसेज की वजह से है, जो आपने सर्विसेज परफॉर्म की हैं, इन रिकग्निशन ऑफ योर सर्विसेज परफॉर्म। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, चाहे आपने वो प्लॉट एक्वायर किया है चाहे वो आपको अलॉट किया गया है। ठीक है, और इसमें इन रिकग्निशन ऑफ सर्विसेज की बात नहीं हो रही। ठीक है, सर्विसेज की वजह से हो सकता है ना दिया गया हो, अदरवाइज दे दिया गया हो। तो उसमें जो कि इन रिकग्निशन ऑफ सर्विस नहीं दिया जा रहा, अदरवाइज अलॉट किया जा रहा है आपको, तो उसमें फिर ये एग्जम्पशन नहीं आएगी, ये वाली। लेकिन उसके लिए उसने कहा है कि अब जो आपके कैपिटल गेन टैक्सेस के जो रेट्स ऊपर मैंने दिए हुए हैं ना, ये वाले, ये 50% से रिड्यूस हो जाएंगे। यानी अभी अगर 15% रेट है तो 7.5 हो जाएगा, जहाँ पे 10% रेट है वहां पे 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से है फर्क। अगेन दोबारा से बता देता हूँ दोनों क्लॉजेज में क्या फर्क है। कि पहले वाले केस में आपको इन रिकग्निशन ऑफ योर सर्विस आपको प्लॉट अलॉट किया जा रहा है। अब वो लाजमी नहीं है कि वो अलॉट प्लॉट जो आपको अलॉट किया जा रहा है वो फर्स्ट अलॉटमेंट हो। वो हो सकता है पहले किसी और के नाम पे हो, अब आपको अलॉट किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले के केस में इन रिकग्निशन ऑफ सर्विस की बात नहीं लिखी हुई, और सेकंड बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि वो फर्स्ट अलॉटमेंट हो रही है आपको। ठीक है, यानी आप ओरिजिनल अलॉटी हैं। पहली दफा जब वो सोसाइटी डेवलप हुई या वो जगह डेवलप हुई, वहां पे प्लॉटिंग करके पहली दफा जो प्लॉट है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, और चूंकि इन रिकग्निशन ऑफ योर सर्विस नहीं मिल रहा, तो अब जो है वो एग्जम्पशन नहीं मिलनी थी। अब उन्होंने रिडक्शन इन टैक्स रेट कर दिया कि ओरिजिनल रेट का 50% आपको देना पड़ेगा सेल के ऊपर। अच्छा, मोर एवर एफईडी कहाँ से आ गया इसके अंदर? हाँ, ऐसा भी है, वापडा वाले भी दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, वो फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं होगी। अच्छा, अगर वापडा वालों ने स्कीम बनाई है, हाँ फिर ठीक है। जैसे वापडा वालों ने वापडा टाउन डेवलप किया सबसे पहले लाहौर के अंदर, और वापडा टाउन डेवलप करके अपने एम्प्लॉयज को प्लॉट अलॉट कर दिए। ठीक है, उसके केस में ये आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। लेकिन अब अगर वापडा वाले वापडा टाउन में किसी को प्लॉट अलॉट कर देते हैं, अब किस में जाएगा जी? अब इसमें नहीं आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट में। ठीक है, क्योंकि अब वो प्लॉट तो पहले किसी और के नाम पे होगा। अब फर्स्ट अलॉटमेंट तो नहीं हो रही ना आपके नाम पे, क्योंकि अब जो सोसाइटी है वो उसको डेवलप हुए भी कई साल गुजर चुके हैं। ठीक है, अच्छा। मोर ओवर, इन केस of any capital gain arising after completion of 3 years from the date of acquisition of immovable property, the amount of tax payable shall be reduced by 75%। आप इस बात को भी समझ लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जी, उसको
3 से 4 साल हुए, ओरिजिनल अलॉटी था, और उसको एक प्लॉट अलॉट हुआ, ठीक है, जिसके ऊपर उसको गेन आ गया 1 मिलियन का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी कॉस्ट थी, हो सकता है फ्री मिला हो सकता है सस्ते रेट पे मिला हो। और जब उसने बेचा, 3 से 4 साल उसने उस प्लॉट को होल्ड किया, और 3 से 4 साल होल्ड करने के बाद 1 मिलियन का सेल कर दिया, ठीक है। अब उसको दो तरह के बेनिफिट मिलने हैं। पहला बेनिफिट, चूंकि वो इसमें फॉल कर गया, तो हाँ, तो कैपिटल गेन, और ओबियसली वो दो बातें अपनी जगह पे बरकरार हैं, हर बंदे के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ आर्मी के लोगों के लिए है और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी सरकारी मुलाजमों के लिए। तो पहले तो वो इसमें फॉल कर गया। अब उसके ऊपर वैसे तो 3 से 4 साल की होल्डिंग के ऊपर जो टैक्स का रेट था प्लॉट का, वो कितना था जी? 7.5। ये कि वैसे तो रेट 7.5 था, लेकिन इस पे कितना लगेगा? 7.5% मल्टीप्लाइड बाय 50%, ठीक है। तो अब इसकी लाइबिलिटी कितनी आई? ये उसकी लाइबिलिटी आ गई। ये क्या कर दिया मैंने? ये उसकी लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। दूसरी बात, वो क्या कहता है कि अगर होल्डिंग 3 साल से ज्यादा है इस केस में, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो 75% से फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो अब आप 3 साल से ज्यादा की आपकी होल्डिंग है, अब आप अपनी लाइबिलिटी को कितने से रिड्यूस करेंगे जी? 75% से, ठीक है। तो आपने कितना टैक्स पे करना है जी? यानी एक नॉर्मल बंदा अगर गेन कमाता, तो वो जो नॉर्मल बंदा है वो कितना टैक्स देता जी? वो देता 75,000 रुपया। लेकिन चूंकि आप आर्मी में थे या गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और ओरिजिनल अलॉटी थे प्लॉट के, आपको कितना देना है जी? 9,000 रुपया, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। समझ आ गई जी बात की, आगे चलें या कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं जी। और अगेन है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, और ये ना सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। कि कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैलकुलेट होता कैसे है, ठीक है। एक तो बड़ा आसान सा तरीका है, और अभी तक मैं ख्याल में शायद एक आधी अटेम्प्ट में उसने दूसरी तरह से पूछ लिया था, वरना अभी तक जितने भी क्वेश्चन आई कैप लेवल पे आए हैं ना, चाहे वो फाइनल लेवल पे आ रहे हैं चाहे कैफ लेवल पे आ रहे हैं, उसमें एग्जामिनर यही कॉन्सेप्ट पूछता है जी। वो आपको सेल वैल्यू दे देता है, आपको कॉस्ट दे देता है, ठीक है। सेल वैल्यू में से आप कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास गेन या लॉस आ जाता है। ठीक है। और उसको आप ऊपर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से जाके देख लेते हैं, और जो भी होल्डिंग पीरियड होता है और जब भी उसको एक्वायर किया होता है उसके अकॉर्डिंगली आप टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सेक्शन 68 की बात करूँ ना, तो वहां पे उसने एक बात की हुई है कि फेयर मार्केट, सेक्शन 68 जो है ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू का है, ठीक है। अब मैं जरा आपको पहले सेक्शन 68 बता दिखा दूं, चैप्टर नंबर 1 में मैंने दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 1 में ना जो कॉमन रूल्स है ना, जो कि ऑब्वियसली कॉमन का मतलब कि सभी केसेस में अप्लाई होते हैं, उसमें एक प्रोविजन है जी फेयर मार्केट वैल्यू की। तो फेयर मार्केट वैल्यू होती क्या है? तो कहता है जी, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट और परक्विजिट at any particular time shall be the price at which the property
rent, acid, service, benefit or perquisite would ordinarily fetch on sale or supply in the open market at that time। कि कि वो कोई भी जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है या कोई और सर्विस है, जो उसकी उस वक्त मार्केट में वैल्यू है ना, जो ओपन मार्केट प्राइस है, वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, यही ऑब्वियसली होनी भी चाहिए थी डेफिनेशन के। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ही ये है कि भाई उस चीज़ की जो मार्केट में प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एसेट एटसेट्रा shall be determined without regard to any restriction on transfer or to the fact that it is not otherwise convertible to cash। अच्छा, कि अगर वो कह रहा है जी किसी एसेट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हुई है या ट्रांसफर वगैरह के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो फिर जो है उस रिस्ट्रिक्शन को या उस ट्रांसफर को आपने अकाउंट फॉर नहीं करना। ठीक है, नीचे एग्जांपल दी हुई है जी। एन एम्प्लॉयर may provide an employee with personal residence subject to the restriction that employee may not transfer use of premises to another person in the local market for residences। This restriction might cause a reduction in the rent a landlord is able to obtain। However, market-based rental is determined without regard to transfer to restriction on transfer। कि अगर तो आपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय को छोड़ के किसी और बंदे को अगर आपने घर दिया होता इस प्रॉमिस के साथ कि भाई ये घर जो है ना तुम आगे किसी को रेंट पे नहीं दे सकते, सिर्फ तुम ही रेंट पे रह सकते हो और किसी को नहीं दे सकते, तो आपने रिस्ट्रिक्शन जब लगा दी तो उसकी बेस पे हो सकता है कि उसका जो रेंट है वो कम हो जाए, रेंटल वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है कि आपने इन फैक्टर्स को अकाउंट फॉर नहीं करना, जो भी उसकी मार्केट बेस्ड वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस बिटवीन एसोसिएट्स। एसोसिएट का कॉन्सेप्ट वही है जी जो हमने सेल्स टैक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, और ये हर पेपर में एग्जामिनर जो है, चाहे वो सेल्स टैक्स में हो चाहे वो इनकम टैक्स में हो, दोनों में किसी एक में वो एसोसिएट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ना वो लाजमी टेस्ट करता है कोई एक आदि। ठीक है। तो अब इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन है जी कि अगर आपकी एसोसिएट्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट आर्म्स लेंथ फेयर मार्केट वैल्यू इवन इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ग्रेटर देन फेयर मार्केट वैल्यू। कि कल ये भी हमने एक बात पढ़ी थी, आप उसकी एक एक्सेप्शन नोट कर लें। ये कल हमने क्या पढ़ा था कि कंसीडरेशन हमेशा क्या होती है, हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन एसोसिएट्स के दरमियान अगर ट्रांजैक्शन हो रही होगी, एक्चुअल सेल वैल्यू है 5 लाख, मार्केट में जो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है 4 लाख, तो अब सेल वैल्यू क्या होगी जी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, 4 लाख। इन केस ऑफ एसोसिएट्स, और अदर्स के केस में कितनी होगी जी, 5 लाख। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एसोसिएट्स के केस में वो हायर की बात क्यों नहीं करता, क्यों कहता है कि भाई जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वही फेयर मार्केट वैल्यू होगी, क्या लॉजिक है इसके पीछे, जरा सोच के बताएं। हाँ, एक की सेल है दूसरे की परचेज है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो बाकी केसेस में भी होता है एक्सपेंसेस ज्यादा क्लेम करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये बात तो दूसरे केस में भी हो सकती है कि वहां पे नहीं हो सकती। देखिए, इसके लिए आप एसोसिएट की डेफिनेशन को जरा जहन में लेके आए, हमने जो सेल्स टैक्स में पढ़ी थी वही डेफिनेशन इनकम टैक्स में है। क्या पढ़ी थी जी कि एक बंदा जो है वो दूसरे की इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, ये दो बंदे किसी तीसरे बंदे की इंटेंशन पे एक्ट कर रहे हैं, या एक बंदे की किसी कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, या दो कंपनियों की आपस में किसी तीसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसोसिएट्स होते हैं ना
वो एक दूसरे की मर्जी से काम कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या एक बंदा दूसरे की इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, दोनों अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। और अपना अपना बेनिफिट तो यही है कि भाई जो मार्केट प्राइस है या जो एक्चुअल वैल्यू है उसके ऊपर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। लेकिन एसोसिएट्स के केस में क्या होता है कि दोनों जो हैं वो ट्रांजैक्शन की राउटिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि मार्केट वैल्यू थी 5 लाख, 4 लाख, लेकिन ए ने सेल कर दी एसोसिएट बी को 5 लाख की। आप जरा देखें इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। हो सकता है ए की बुक्स में लॉसेस पड़े हो, बी की बुक्स में प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक है, ए कहे यार कि मैं तो जितनी मर्जी सेल बुक कर लूं, मेरा तो फॉर द ईयर का लॉस आ रहा है, क्योंकि मेरे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, उनसे मेरे प्रॉफिट ने एडजस्ट हो जाना है। लेकिन मैं जब तुम्हें ज्यादा चार्ज करूंगा तो तुम्हारे पास लॉसेज नहीं पड़े हुए, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। कि जो चीज़ तुमने मार्केट से लेनी थी वो 4 लाख की मिलनी थी, मैं तुम्हें 5 लाख की इनवाइस कर देता हूँ, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। और कैश का तो मसला ही नहीं है, हम दोनों आपस में एसोसिएट हैं, जो तुम्हारा कैश है वही मेरा कैश है। सिर्फ घुमानी एंट्री घुमानी है ना बैंक के अंदर, तो मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। ठीक है, बाद में वही कैश है किसी ना किसी दूसरे तरीके से तुम वापस मुझे दे देना। ठीक है, तो जो एसोसिएट्स होते हैं ना, इनके दरमियान जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमेशा से डाउटफुल होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे की इंटेंशंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। इसीलिए आप अपनी बीएफडी में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक टॉपिक होता है जी, ट्रांसफर प्राइसिंग का। जब मैंने सीए किया था तब तो होता था जी। अब मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं है जी, कोई बता सकता है? क्यों जी? कोई नहीं है, अब खत्म कर दिया है। ऐसे हो नहीं सकता कि वो खत्म कर दिया हो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली बड़ा एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। ये अकाउंटिंग में तो नहीं डाल दिया कहीं? अकाउंटिंग कह रहा हूँ, वो जो आपके दो बाकी के पेपर हैं, MSA 1 और MSA 2 वगैरह, ठीक है, चलें जहाँ पे भी है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता ही एसोसिएट्स के केस में है कि दोनों पार्टियां, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक हो रही है, लेकिन अंदर खाते जाके जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन से एक बंदे को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को भी बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने एसोसिएट्स के केस में बड़ी सिंपल सी बात कर दी है। इनकम टैक्स में ये बात याद रखिएगा, इनकम टैक्स में ये बात कर दी है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी फेयर, जो ओपन मार्केट प्राइस होगी वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, रिगार्डलेस कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है उस वैल्यू से ज़्यादा पे हो रही है। लेकिन इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स में हमने क्या पढ़ा हुआ है जी? सेल्स टैक्स में हमने उल्टा पढ़ा हुआ है। और उसके पीछे भी मैंने आपको सेल्स टैक्स में लॉजिक बता दी थी कि सेल्स टैक्स में कंसीडरेशन हमेशा क्या होती है, जितने पैसे आपको मिलते हैं, चाहे जो मर्जी ओपन मार्केट प्राइस हो। उसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दी थी कि वो उन्होंने डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए फिर एक वैल्यूएशन कमेटी बनाई हुई है। ठीक है, वो सारी बातें वहां पे हमने कर ली थी। लेकिन वहां पे हमने एसोसिएट के केस में क्या पढ़ा था कि वैल्यू सप्लाई क्या होती है जी? हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, वहां पे रिवर्स केस है, यहाँ पे उल्टी बात है। यानी वहां पे जो बात की हुई है सेल्स टैक्स में, यहाँ पे उसके रिवर्स की हुई है। आगे चलूं जी? अच्छा, अब आगे वाले टॉपिक पे आ जाते हैं जी, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। कि वैसे तो उसने जनरल ये बात कर दी कि किसी भी प्रॉपर्टी की जो ओपन मार्केट प्राइस होगी ना वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं जी? सॉरी, यहाँ पे नहीं, वो मैंने चाहिए यहाँ पे स्किप कर दी है। वो यहाँ पे डायरेक्ट इधर आ गया कि कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ना सेक्शन 68 में एक सब सेक्शन और है, मैंने यहाँ पे से स्किप कर दिया था। कि बेसिक चैप्टर पढ़ाते हुए तो ऑब्वियसली किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन अब चूंकि हम लिंक करके पढ़ रहे हैं तो मैं अब 68 की जो एक क्लॉज यहाँ पे दी हुई है ना, अब उसकी तरफ आ जाता हूँ। कि अंडर सेक्शन 68, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट एरियाज शैल बी डिटरमाइंड बाय FBR। ठीक है,
उसने कहा कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी ना, लैंड और बिल्डिंग, लैंड बेसिकली प्लॉट वगैरह, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, वो ओपन मार्केट प्राइस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गुलबर्ग में बैठे हुए हैं तो एफबीआर क्या करेगा, गुलबर्ग के प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि भाई बताओ इस एरिया में एक मरले की कीमत कितनी है। वो कहेगा भाई इस एरिया में एक मरला जो है ना वो 50 लाख रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल। तो एफबीआर जो है 50 लाख के हिसाब से सेल वैल्यू कंप्यूट कर लेगा, ठीक है। वो कह रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए ना तो फिर अगेन एफबीआर वाले बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करें इस प्रोविजन को। और ऑब्वियसली बात है कि प्रॉपर्टी का एक पूरा माफिया है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कौन प्रॉपर्टी के अंदर माफिया है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली इतना गेन टैक्स देना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी के केस में ना एफबीआर वैल्यू डिटरमिन करेगा खुद से। उसको कहते हैं एफबीआर वैल्यू। अच्छा, अब पाकिस्तान में हर शहर के लिए एफबीआर वैल्यू डिटरमिन करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक शहर में पता नहीं कितने इलाके हैं, कितने वो टाउन्स बने हुए हैं और कितनी आगे उन टाउन्स के अंदर इलाके बने हुए हैं। तो एफबीआर ने क्या किया, उसने एक्सरसाइज ये की, जो पाकिस्तान के मेजर मेजर 20 शहर है ना वहाँ की, और वहाँ पे एफबीआर ने हर इलाके की एफबीआर वैल्यू निकाल दी हुई है। एफबीआर ने एसआरओज इशू किए और उन अच्छा ये 20 नहीं है जी, ये 42 है, इसको इस 20 को 42 कर लें आप, क्योंकि पहले 20 थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसको बढ़ा के 42 कर दिया, इसको 42 कर लें। एक सेकंड में अभी इधर चेंज कर लूँ। एक तो ये, अच्छा नोट्स में ये ठीक है, लेकिन बुक में शायद मिस प्रिंट हो गया, कि बुक में उसने इसको 4 पॉइंट्स बना दिए हैं, इसको पहले वाली को ना, हालांकि ये मेन मेन ये है, और इसके अंडर ये ABC ये 3 क्लॉजेज हैं। तो मेन जब मैं वर्ड की फाइल खोल रहा हूँ तो उसमें ऐसा ही है। मैं हाल में प्रिंटिंग की मिस्टेक हो गई है, ठीक। एक तो ये, इसमें मुझे एक दो चीज़ें हाईलाइट कर लेने दें ताकि ये ओरिजिनल अलॉटी वाली बात यहाँ पे आ रही है, और ऊपर जो है वो ओरिजिनल अलॉटमेंट की बात नहीं आ रही, ठीक है। ये भी ताकि मुझे फ्यूचर में भी याद रहे। अच्छा, सेकेंडली मैं बता रहा था कि ये जो 20 शहर है ना, शुरू में 20 ही थे, ये 2016 में ये काम शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये 42 शहर कर दिए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में कितने शहर हैं जी टोटल, कोई आइडिया है किसी को? मेरे ख्याल में तो 100 से ज़्यादा होंगे, क्यों जी? कोई नहीं पता किसी को? तो जो बाकी के शहर हैं और देहात हैं, देहातों में भी लोगों के पास पता नहीं कितने कितनी ज़मीनें हैं, कितने कितने एकड़ कितने कितने मरबों पे ज़मीनें हैं लोगों के पास, वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे उन्होंने कहा वहाँ पे भी मार्केट रेट नहीं लगेगा, बल्कि वहाँ पे एक वैल्यू यूज होती है जिसे कहते हैं डीसी रेट। वहाँ पे डीसी रेट यूज होगा। अब ये जो डीसी रेट है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू का रेट भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के हर एरिया का निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका मतलब है प्रॉपर्टी के केस में 3 तरह की वैल्यूज हो सकती हैं जी। एक है प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू, एक है एफबीआर वैल्यू जो कि 42 मेजर सिटीज में है, और एक है आपकी डीसी रेट जो कि अदर देन 42 सिटीज है। 2016 में मैंने आपको बताया कि ये काम एफबीआर वैल्यू वाला शुरू हुआ, वरना 2016 से पहले डीसी रेट ही होता था पूरे पाकिस्तान का। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है ना वो अभी भी सबसे ज्यादा है। मिसाल के तौर पे एक इलाके में अगर एक्चुअल मार्केट वैल्यू है 20 लाख रुपए मतलब, तो एफबीआर वैल्यू शुरू में बहुत कम होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो इसको बढ़ाते जा रहे हैं, और एफबीआर वैल्यू अब उन्होंने मार्केट वैल्यू के आसपास वो ले आए हैं, ठीक है। तो उसकी जो एफबीआर वैल्यू होगी ना वो होगी 15 लाख। अभी भी एक्चुअल से ज्यादा या एक्चुअल के आसपास है, लेकिन एक्चुअल से ज्यादा नहीं है, ठीक है, एफबीआर वैल्यू। और जो डीसी रेट है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है।
डीसी रेट जो है ना वो है 2 लाख या 3 लाख कर लें। तो लॉ में क्या लिख दिया गया कि लॉ में ये बात लिख दी गई है प्रॉपर्टीज के केस में कि आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना वो ये है या वो ये है, और वो ये नहीं है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक बात समझ आ गई है सबको? आगे चल लूँ या कोई कन्फ्यूजन है? बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एफबीआर ने ना, एफबीआर की साइट पे एसआरओस पड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर की दिखा देता हूँ जी आपको। ये देखें, ये ना वो शहर खुल गए हैं जहाँ पे एफबीआर ने अटक है, एबटाबाद है, एंड सो ऑन। जिस शहर में भी आप देखना चाह रहे हैं, मैं लाहौर, मोस्टली स्टूडेंट लाहौर के होंगे तो मैं इसलिए लाहौर के दिखा रहा हूँ। ये देख लें जी। इसमें वो कहता है जी कि ये ना दिसंबर 2022 पे ये एसआरओ आया है। ये हर साल चेंज होता रहता है, वैल्यू को वो एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2016 में ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता हर साल वो 2022 के बाद अभी तक इसमें अपडेशन नहीं हुई। ठीक है, जैसे वो कहता है जी कि पहला है जी अब्दालियन सोसाइटी। ठीक है, अब्दालियन सोसाइटी ये इधर ही है, ये आपके जौहर टाउन वाली साइड पे। इसमें वो कह रहा है कि एक मरले की जो वैल्यू है वो, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो 14 लाख रुपए, 14,64,700 रुपया है। ठीक है, ये भी बहुत कम है। मुझे इस सोसाइटी का पता है कि यहाँ पे जो 10 मरले का प्लॉट है वही 3-4 करोड़ रुपए का है। तो इस हिसाब से अगर आप देख लें तो यहाँ पे 10 मरले की वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया बन रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्लॉट है वो 3-4 करोड़ रुपए का है यहाँ पे, 10 मरले का। ठीक है, यानी अभी भी 50% का फर्क है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर लें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो उसने 33 लाख रुपए की बताई है पर मरला। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह करते कराते आपने जहाँ भी जिस जगह पे आप रहते हैं आप उसको भी देख सकते हैं। ये पूरे उन्होंने एक एक एरिया की निकाल के दी हुई है। ये टोटल जो है लाहौर में निश्तर टाउन एंड सो ऑन करते कराते टाउन वाइज और एरिया वाइज डिफेंस फेज 10 में जो है वो 4 लाख रुपए की वैल्यू लगाई हुई है पर मरला। ठीक है, जो करते कराते ये टोटल जो है वो 1271 डिफेंस राया में आगे उन्होंने रेट बता दिया कितना होगा। ठीक है, तो ये एक एक एरिया का रेट इन 42 सिटीज में डिफाइंड है। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ। अच्छा, अब ये जो एफ बी आर वैल्यू है या डीसी रेट है, इसका पर्पस क्या है जी? इसके तीन पर्पस है जी। एक तो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड अबव shall be the minimum value for the purpose of calculating consideration for calculating capital gain, withholding tax on sale and withholding tax on purchase। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स भी लगता है। वो जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी एफबीआर वैल्यू पे लगेगा। अगर एफबीआर वैल्यू नहीं है तो डीसी रेट पे लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब विद होल्डिंग टैक्स कितना है जी वो भी जरा पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे होती है। ये इस दफ़ा बजट में चेंज आई है जी अगेन। पहले विद होल्डिंग के रेट्स बड़े सिंपल से थे कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करोगे या परचेज करोगे, अगर आप फाइलर हैं तो 3% रेट होता था, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10% रेट था या 6% था। ठीक है, अब की बार उन्होंने प्रॉपर्टी के केस में ना तीन कैटेगरीज बना दी हैं, सेल पे भी और परचेज पे भी। ठीक है, और तीन कैटेगरीज क्या हैं जी? आप फाइलर हैं, आप लेट फाइलर हैं, या आप नॉन फाइलर हैं। ये फाइलर और नॉन फाइलर तो पहले से कैटेगरी अवेलेबल थी लॉ के अंदर, और मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी है ना, ये इस दफ़ा लॉ में इंट्रोड्यूस की गई है। इसके पीछे लॉजिक अब ज़रा समझ ले। इसके पीछे लॉजिक पता क्या थी कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो रिटर्न फाइल नहीं करते पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब जब वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो नॉन फाइलर हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार ठीक है मैं नॉन फाइलर ही ठीक हूँ, मुझे क्या नुकसान है। नुकसान कब होगा? जब मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होगी या बेचनी होगी, तो अगर मैं फाइलर हो जाऊंगा तो मुझे 3% देना पड़ेगा टैक्स, लेकिन अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मैं 10% देना पड़ रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो कल मैंने आपको तरीकाकार बताया था ना, रिटर्न फाइल की जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, जब मजबूरी आ गई, रिटर्न फाइल की, 1,000 रुपये का सरचार्ज जमा कराया, और जैसे कल किसी स्टूडेंट ने बताया था कि अब तो एफ बी आर जो है वो वीकली की बजाय 24 घंटे के अंदर अंदर वो लिस्ट अपडेट कर देता है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका नाम
एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आ गया और रिटर्न वो फाइलर भी बन गया। लेकिन रिटर्न फाइल क्या की, नील की फाइल कर दी। ज़्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, यानी ये जो पाकिस्तान में टोटल 5 मिलियन लोगों ने पिछले साल रिटर्न फाइल की है ना, इनको अगर आप एनालाइज करें क्लोजली, तो इन 5 मिलियन यानी 50 लाख लोगों में से 20 लाख वो होंगे जो नील की रिटर्न फाइल करते हैं। और सिर्फ इन्हीं वजह से करते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, तो टैक्स चूंकि विद होल्डिंग डबल हो जानी है, तो वो रिटर्न नील की फाइल कर देते हैं और टाइम पे नहीं करते, लेट फाइलर है। उनके लिए, उनको पिनलाइज करने के लिए अब इस दफा उन्होंने 3 रेट्स बना दिए हैं जी। फाइलर कौन बनता है जी? जो ड्यू डेट के ऊपर अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, यानी 30 सितंबर के ऊपर या 31 दिसंबर के ऊपर। कल मैंने आपको डेट्स समझा दी थी। लेट फाइलर कौन है जी? जो रिटर्न तो फाइल कर रहा है लेकिन ड्यू डेट पे नहीं कर रहा, लेट फाइल कर रहा है। लेट फाइल करके चार्ज जमा करा देता है, उसका नाम फाइलर की लिस्ट में आ जाता है, लेकिन वो लेट फाइलर कंसिडर होगा, ठीक है। और नॉन फाइलर वो है जो अभी रिटर्न ही फाइल नहीं करता, ठीक है। 3 रेट्स उन्होंने बना दिए हैं जी। अगर आप, और फिर आगे कंसिडरेशन वाइज उनको डिवाइड भी कर दिया। जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, उसकी अगर वैल्यू जो है, वैल्यू का मतलब FBR वैल्यू, ठीक है। जो 42 सिटीज है वहां पे FBR वैल्यू, और अदर देन 42 सिटीज में DC रेट, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं हो रही। अगर उनकी FBR वैल्यू 50 मिलियन तक है, यानी 5 करोड़ रुपए तक है, तो फाइलर के केस में 3% रेट है। लेट फाइलर के केस में 6 है जी। और नॉन फाइलर के केस में 10 है। ये सेलर के लिए रेट है, ठीक है। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के इन बिटवीन आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो 3.5, 7 और 10, इतना आपसे विदहल्ड किया जाएगा टैक्स सेल वैल्यू पे। और अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बेच रहे हो, तो 4, 8 और 10 है। ये सेल पे रेट है। इसी तरह से जो बायर है, बायर जब प्रॉपर्टी से परचेज करेगा, तो बायर के केस में वही 5, 10 और 10 करोड़ से ज़्यादा की स्लैब है। लेकिन नॉन फाइलर का रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप लेट फाइलर हैं, तो वो ऊपर वाला ही है, वो डबल हो जाता है। ऊपर देखें, इधर भी डबल हो रहा है, इधर भी डबल हो रहा है। लेकिन फ़र्क जो है वो नॉन फाइलर के केस में है, कि नॉन फाइलर के केस में, सेल के केस में तो रेट 10 ही है, चाहे जितने मर्जी की प्रॉपर्टी बेचो। लेकिन यहाँ पे उसने रेट जो है वो 4 गुना, मेरे ख्याल में 4 से भी ज़्यादा कर दिया, 5 गुना भी हो गया। कि यहाँ पे 3 है, नॉन फाइलर हो तो 12 है रेट। यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 16 कर दिया है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 20 कर दिया है जी, 5 टाइम्स। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अगर आपने टाइमली बेसिस पे रिटर्न फाइल की है, तो FBR वैल्यू का ये टैक्स आपसे लिया जाएगा। तो अगर आपने लेट फाइल किया तो ये लिया जाएगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये लिया जाएगा। सिमिलरली ये सेल्स के रेट्स हैं जी, ठीक है। यहाँ तक, अब मैं ब्रेक करने लगा हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं जी, उसमें कोई क्वेश्चन है किसी का या कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, ठीक है। इन रेट्स को अच्छी तरह से याद कर लें। ये तीनों रेट्स आपके पास, अगेन बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होगा पेपर के अंदर कि आप लॉ को ओपन करके इन रेट्स को चेक कर सकें। इन रेट्स को आपने याद करना है। चार्जेबिलिटी के रेट्स जो इंडिविजुअल और AOP वाले स्लैब्स बने हुए हैं ना, वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप ऑर्डिनेंस से देख सकते हैं। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपने रेट्स याद कर लेने हैं। कौन से रेट्स याद करने हैं जी? चार्जेबिलिटी के रेट्स ये हैं, ये वाले, ये। और विद होल्डिंग के जो रेट्स हैं वो ये मैं आपको ब्रेक के बाद एक्सप्लेन करूंगा जी कि दोनों क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रेक करते हैं जी, ब्रेक के बाद बाकी की बातें करते हैं, डिस्कस।
जी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा, ब्रेक से पहले किसी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था जी, कि देखें दोनों की विद होल्डिंग की बात लॉ में की हुई है। सेलर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात लॉजिकल बनती है कि सेलर ने प्रॉपर्टी सेल की है। जब उसने प्रॉपर्टी सेल की है तो ऑब्वियसली उसको कैपिटल गेन आ जाना है। जब कैपिटल गेन आ जाना है तो उसने उसके ऊपर टैक्स देना है, एज पर द एप्लीकेबल रेट, ठीक है। और उस एप्लीकेबल रेट के अगेंस्ट वो आपसे एडवांस में 3 से 4% की विद होल्डिंग कर रहा है। ठीक है, 3 से 4% ही रेट है ना फाइलर का। तो क्या होगा कि जब आपका ईयर एंड होगा, आप कैपिटल गेन अप के ऊपर अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट करोगे, लेस ऑलरेडी डिडक्टेड 3% या 4% टैक्स आपका कटा होगा, वो वहां से आप एडजस्ट कर लोगे, बाकी का आपके पास पेबल या रिफंडेबल आ जाएगा, ठीक है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात समझ आती है। अब जरा परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि परचेजर को क्या हो रहा है जी, बताएं। क्या परचेजर को कोई बेनिफिट हो रहा है? क्यों जी फैजान? उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको तो उल्टा नुकसान हो रहा है ना। हाँ, कि अभी तो वो उसने 5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 करोड़ तो उसके पास से गया है। ऊपर से आप उसको कह रहे हो कि भाई इस 5 करोड़ रुपए के ऊपर मुझे 3% टैक्स भी दो। अच्छा, क्या वो जो टैक्स है वो उसकी कोई इनकम आ रही है जी फॉर द ईयर की? उसने प्लॉट खरीदा है तो उसकी तो इनकम नहीं है, इनकम तो सेलर की है, उसकी तो कॉस्ट है ना। तो वो जो 3% टैक्स, 3 से 4% टैक्स फाइलर के केस में उससे लिया जा रहा है, वो एडजस्ट भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, वो नॉट पॉसिबल है। तो उसके लिए एक तो उन्होंने लॉ में ये बात लिख दी कि भाई अगर तुम्हारी कोई और इनकम है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, तुम सैलरी कमाते हो, या तुम्हारी कोई और इनकम है, तो उसके अगेंस्ट जो तुम्हारा विद होल्डिंग टैक्स बन रहा होगा या जो तुम्हारी लाइबिलिटी बन रही होगी, उसके अगेंस्ट तुम ये जो 3% या 4% है परचेज के ऊपर, ये एडजस्ट करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब असल में ये जो परचेजर से टैक्स लिया जा रहा है ना, इसके पीछे जरा लॉजिक को समझे। कि एक बंदे ने एक प्लॉट खरीदा है 5 करोड़ रुपए का। अब ये 5 करोड़, असल सवाल इसके अंदर जो है ना, एफबीआर को जो कंसर्न है जिस चीज से, वो ये है कि भाई ये 5 करोड़ रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया। 5 करोड़ एफबीआर वैल्यू में बता रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हो सकता है 10 करोड़। कि भाई ये तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया आया कहाँ से। आप इसके पीछे दो जवाब हो सकते हैं उस बंदे के। वो पहला तो है कि भाई ये मेरी टैक्स में डिक्लेयर्ड है, ये पैसा टैक्स डिक्लेयर्ड। जब टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि उसके ऊपर मैंने टैक्स दे दिया है। आप उसको कहोगे भाई मेरी तो पूरे साल की जो सैलरी है वही 5 करोड़ रुपया बनती है, तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं 5 करोड़ का प्लॉट नहीं खरीद सकता, ये पकड़ो मेरी रिटर्न, ये देख लो, मैंने पूरे साल में 5 करोड़ रुपया कमाया है, ये रिटर्न में डिक्लेयर्ड है। और इस 5 करोड़ रुपए के ऊपर मैंने 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया हुआ है। तो वो कहेगा ठीक है भाई, अगर तुमने प्रॉपर टैक्स में डिक्लेयर्ड की हुई है अपनी इनकम, तो 5 करोड़ छोड़ के तुम 50 करोड़ का भी प्लॉट खरीद लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक। तो अगर जिन पैसों से आपने प्लॉट खरीदा है वो आपकी रिटर्न में डिक्लेयर्ड है, इसका मतलब है कि वो आपकी वाइट मनी है, उसको कहते हैं वाइट मनी। ठीक है, वाइट मनी से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई बार नहीं है जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंदा आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ज़्यादातर सिनेरियो क्या है जी, कि वो जो 5 करोड़ रुपया है जिससे आपने प्लॉट खरीदा है ना, वो आपकी रिटर्न में डिक्लेयर्ड ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, आप इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मतलब ये है कि भाई आपने जेन्युइन तरीके से वो पैसे कमाए हैं। मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, आपकी इनकम है, आप कोई प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हैं, आप प्रॉपर तरीके से आपने पूरे साल में 5 करोड़ रुपया कमा लिया, प्रॉपर तरीके से, मतलब आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हो गया इतना 5 का या इनकम हो गई। लेकिन आपने उस इनकम को डिक्लेयर नहीं किया रिटर्न के ऊपर, आपने रिटर्न दी ही नहीं, टैक्स दिया ही नहीं उस इनकम के ऊपर। तो अब ये जो पैसा है ये आपका ब्लैक मनी है जी। और दूसरा तरीकेकार क्या है जी, कि इनकम आपकी जेन्युइन है ही नहीं, ठीक है, हराम इनकम है, हराम तरीके से कमाई है, जिसमें करप्शन है, स्मगलिंग है, और जितनी दो नंबरियाँ हो सकती है, रिश्वत है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक कॉमन चीज़ है। तो और ज़्यादा केस भी यही वाला है, सेकंड वाला, कि हराम तरीके से आपने पैसे कमाए हुए हैं तो ऑब्वियसली आप डिक्लेयर कर ही नहीं सकते रिटर्न के अंदर।
जब रिटर्न के अंदर क्या इस तरह से ये डिक्लेयर करोगे कि मैंने रिश्वत से इतने पैसे कमाए हैं, ठीक है, या मैंने करप्शन करके किकबैक्स लेके इतने पैसे कमाए हैं, वो तो आप खुद अपने आप को जो है वो, तो टैक्स तो दूर की बात है, सबसे पहले तो आपको जो नैब वाले हैं या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो पकड़ लेंगी कि भाई तुम तो खुद बता रहे हो कि मैंने करप्शन किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप रिटर्न में डिक्लेयर ही नहीं कर सकते हराम पैसा जो, तो ये भी ब्लैक मनी है, ठीक है। तो ब्लैक मनी दोनों तरह से हो सकता है, ये जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बना हुआ है ना कि ब्लैक मनी जो है वो है ही हराम, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर पाकिस्तान में सिनेरियो ऐसा ही है कि वो हराम तरीके से कमाया हुआ है, लेकिन जेनवन वाले भी हैं ओबियसली कि जेनवन तरीके से उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं, लेकिन चूंकि टैक्स नहीं दिया हुआ तो वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्लैक मनी है, ठीक है। अब जब आपने पैसा रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया और उससे आपने प्लॉट खरीद लिया है, तो इसके ऊपर आपके लॉ में एक सेक्शन है जी, सेक्शन 111, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको समझना चाहिए क्या है जी, ये है जी अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट, कि कोई भी ऐसा एसेट या कोई भी इनकम जो अनएक्सप्लेन्ड है, आप कहते हैं भाई मेरे अकाउंट में फलाने किसी बंदे ने 10 करोड़ रुपया डाल दिया, मुझे क्या पता कौन देके गया, ये भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, ठीक है। और एसिड मैंने आपको बता दिया कि आपसे एफबीआर के पास पावर है कि वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये 5 करोड़ रुपए का प्लॉट तुमने कहाँ से लिया। अगर तो आप उसका सोर्स बता दोगे कि भाई मैंने सैलरी से अर्न की है, ये देखो मेरी रिटर्न में डिक्लेयर्ड है, या बिजनेस से अर्न की है, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ड्यू टू दीज टू रीजंस, तो उस पे सेक्शन 111 एट्रैक्ट कर जाएगा जी। सेक्शन 111 क्या कहता है कि कोई भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट जो है वो आपकी इनकम है जी, टू बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो 5 करोड़ रुपया होगा, ये तुम्हारा इनकम हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। 5 करोड़ तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गई। इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली आपको 5 करोड़ में स्लैब में जाके टैक्स देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी भी लगेगी ऑब्वियसली, और डिफॉल्ट चार्ज भी लगेगा, क्योंकि आपने टैक्स अब जाके पता चला है कि ये पैसे आपने 3 साल पहले कमाए थे, लेकिन अब जाके जब प्लॉट खरीदा है, गवर्नमेंट के पास डाटा आया है, तो गवर्नमेंट को पता चला है कि भाई ये प्लॉट जो तुम जिन पैसों से खरीदा है वो पैसे तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है एफबीआर को, ठीक है। ज़्यादातर आपको पता है कि हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी है, और आजकल तो आपको पता है पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और प्रॉपर्टी सेक्टर का भी जो है वो बुरे हालात हैं। वरना जब से मैंने होश संभाला, ये पहली दफ़ा ही मैंने देखा है कि प्रॉपर्टी सेक्टर में भी लोग बेचारे डूब गए हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। वरना तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी हमेशा पाकिस्तान में 2-3-4 सालों में डबल हो जाती है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों का मशगला क्या है जी, चाहे वो आपने जेनवन तरीके से पैसे कमाए हैं चाहे करप्शन से कमाए हैं जी, क्या करते हैं वो, या तो वो प्लॉट खरीद लेते हैं, डिफेंस में प्लॉट खरीद लिया, या और बैरियर टाउन में खरीद लिया, या और दो चार जो बड़ी बड़ी इस तरह के कॉमन सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, यानी डोरमेंट कर दिया अपने पैसों को। या दूसरा तरीका कार क्या है जी बताएं, एक दूसरा शौक क्या है हमारे लोगों को, इंक्लूडिंग आप भी ओबियसली शामिल है, हम भी हैं, गाड़ी है, गड्डी खरीद लेनी है जी। हाँ, वो भी डोरमेंट है, 2 करोड़ की गड्डी प्रोडो खरीद ली थी, 4 करोड़, चलो अब 2-2 करोड़ की नहीं रही ओबियसली, वो भी डोरमेंट हो गया सोर्स आपका पैसे, यानी कोई जनरेशन नहीं हो रही उस 2 करोड़ से आगे। तो तो ज़्यादातर पाकिस्तान में जो ब्लैक मनी है ना वो प्रॉपर्टी में पार्कड है, या गाड़ियों में, ठीक है जी। तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली लॉ में परचेजर के ऊपर भी विदहोल्डिंग लगा दी है। अब ये जो 3% विदहोल्डिंग है, अगर तो परचेजर फाइलर है, अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है, इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई इनकम आ रही है ना, उसके लिए उसने कह दिया कि भाई तुम अपनी इनकम से एडजस्ट कर लो, ये जो 3% तुम मुझे दे रहे हो, तुम्हारी इनकम आ रही होगी वहां से, उस पर जो लाइबिलिटी बन रही होगी उसके अगेंस्ट ये 3% एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर तुम नॉन फाइलर हो तो मुझे कुछ ना कुछ तो आए ना, तुम रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप देखें कि नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी की परचेज के केस में टैक्स का जो रेट है ना वो ज़्यादा है, 20% तक कर दिया उन्होंने, ये देखें। ये उनको पता है कि ज़्यादातर जो पैसे हैं जो ब्लैक मनी है वो यहाँ पे पार्क है, लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप नॉन फाइलर हो तो 20% रेट हो जाएगा, अगर लेट फाइलर हो तो 8 है, और अगर प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल कर रहे हो टाइम के ऊपर, इसका जो भी बंदा टाइम पे अपनी रिटर्न फाइल करता है ना, वो जेनुअनली, उसका मतलब है उसकी इनकम भी जेनुअन होती है, जनरली इनकम जेनुअन होती है। जो बंदा लेट फाइलर है वो मैंने आपको बता दिया, वो भी 2 नंबरी करता है पाकिस्तान में ज़्यादातर, ठीक है। वो जब ज़रूरत पड़ती है तो नील की रिटर्न फाइल कर देता है, 1,000 रुपया सचार्ज दे देता है कि भाई 1,000 रुपया सचार्ज दे दूंगा तो ये 5 लाख का टैक्स बच जाएगा प्रॉपर्टी के ऊपर, वरना नॉन फाइलर का मुझे 8% टैक्स देना पड़ जाना है या 20% टैक्स देना पड़ जाना है, ठीक है। तो लेट फाइलर और नॉन फाइलर को पिनलाइज करने के लिए उन्होंने रेट ज़्यादा रख दिए हैं। और फाइलर के लिए मैंने आपको लॉजिक बता दी कि फाइलर ने चूंकि अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है,
और उसके ऊपर जो भी उसका टैक्स बन रहा होगा उसके अगेंस्ट ये 3% एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बावजूद अगर एडजस्ट नहीं होता आपका रिफंड आ जाएगा, आप उसको अगले साल एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये किसी इसके परचेज पे लॉजिक है जी। ठीक है। अच्छा, आगे अगली बात अगर मैं कर दूं तो ये टैक्स काटता कौन है जी बताएं? परचेज पे और सेल पे टैक्स किसने काटना है? बीच में कॉमन बंदा कौन इन्वॉल्व है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है? डीलर तो नहीं करता। जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, जनरली सोसाइटी वाले। अगर कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के पास आप जाते हैं ना, सोसाइटी के दफ्तर, सेलर भी जाता है बायर भी जाता है। ठीक है, दोनों के बगैर वहां पे आप, बायर अगर खाली पैसे दे दे आपको, तो आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही ना करें बायर के नाम पे, तो कोई भी पैसे नहीं देगा आपको। बायर उसको सेलर को कहता है भाई पहले मेरे साथ सोसाइटी के दफ्तर चलो, ये लो पकड़ो पैसे, मेरे साथ सोसाइटी के दफ्तर चलो, अभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कराओ। ठीक है, प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर होती है, आप उसको कैश दे देते हो या चेक दे देते हो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब वो जो सोसाइटी वाला बैठा हुआ है ओनर, या एलडीए वाला बैठा हुआ है, पटवारी बैठा हुआ है, जिसने लैंड ट्रांसफर करनी है बायर से सेलर के, वो टैक्स लेता है आपसे। दोनों से टैक्स लेके एफबीआर को जमा कराता है, उसको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया है। जब तक दोनों लोग टैक्स जमा ना करा लें, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं करता। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। आप जरा आगे चलते हैं जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, अब जरा पहले परचेज की बात कर लेते हैं जी, कि ये रेट्स हैं। अच्छा, एडवांस टैक्स कलेक्टेड इज एडजस्टेबल अगेंस्ट एनी अदर लाइबिलिटी ऑफ द परचेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ये मैंने बात आपको बता दी। अच्छा, द फाइनेंस एक्ट हैज फर्दर क्लैरिफाइड दैट a person shall not be considered late filer if he has filed return by due date for all of the last 3 tax years preceding the current year for which return has not been filed by ड्यू डेट। ये उन्होंने एक कंसेशन दे दी है कि एक बंदा है जिसने करंट ईयर में रिटर्न लेट फाइल की है, ड्यू डेट पे सितंबर पे या दिसंबर पे फाइल नहीं की, लेकिन पिछले 3 सालों में कंजेक्टिवली उसने टाइम पे रिटर्न फाइल की हुई है, तो फिर वो लेट फाइलर कंसिडर नहीं होगा, फिर वो फाइलर ही कंसिडर होगा। ठीक है, ये एक उन्होंने कंसेशन दे दी है। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना बाज दफ़ा कि एक बंदा जो है वो, वैसे तो वो रेगुलर कंप्लायंट, टैक्स कंप्लायंट है, टैक्स टाइम पे जमा करवाता है, रिटर्न भी टाइम पे जमा कराता है, लेकिन एक आधे साल में बाज़ दफ़ा कोई मसले मसाइल बंदे को पर्सनल हो जाते हैं, या कोई और रीज़न हो सकते हैं कि मैं मुल्क से बाहर जाना पड़ गया, या कोई और फैमिली के इशूज़ हो गए, या कोई और मसला हो गया, तो मैं भाई रिटर्न नहीं टाइम पे जमा करा सकता 1 साल के लिए, तो क्या मैं लेट फाइलर हो जाऊंगा? वो कह रहा नहीं, अगर तुमने पिछले 3 कंजेक्टिव ईयर्स में रिटर्न फाइल की हुई है टाइम पे, करंट ईयर में लेट भी किया, तो तुम लेट नहीं होगे, तुम फाइलर ही कंसिडर हो। ठीक है। अच्छा, तो फायदा क्या होगा कि ये रेट ये वाला लग जाएगा, 3.5 4 या 3 वाला। अच्छा, फिर नॉन रेजिडेंट को भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर अवाम बाहर है, और अब तो आपको पता है कि डेली बेसिस पे लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, पहले भी डेली बेसिस पे जाते थे, लेकिन अब नंबर जो है वो ऑब्वियसली एक्सीड करके, अब बाहर जाके लोग क्या करते हैं, 8 10 साल वहां पे लगाए, पैसे जमा किए, और पैसे जमा करके करना क्या है जी उसे, क्या करना है जी? ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, उनका भी यही काम है। अब जब वो बाहर हैं 10 सालों के लिए, क्या वो पाकिस्तान में रिटर्न फाइल कर रहे होंगे? वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, पाकिस्तान में रहते भी नहीं है 183 दिन से ज़्यादा अरसे के लिए, नॉन रेजिडेंट हैं, और ना वो यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं। अब वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, तो वो कहेंगे यार ये तो जाती है, मैं तो लाइबल टू फाइल रिटर्न ही नहीं था, मैं तो तब रिटर्न फाइल करता ना जब मैं पाकिस्तान से कोई इनकम कमा रहा होता। मैं तो यहाँ यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। ये देखो, ये एविडेंस है, ये मेरा पासपोर्ट देख लो, मैं पाकिस्तान में सिर्फ छुट्टियां गुजारने आता हूँ, महीने की मुझे छुट्टी मिलती है साल की, वो मैं पाकिस्तान में अपने माँ बाप के पास या अपने बीवी बच्चों के पास आ जाता हूँ, वरना मैं 11 महीने बाहर रहता हूँ। ये पासपोर्ट उसका एविडेंस है। मेरी सारी इनकम बाहर की है, पाकिस्तान में मेरी कोई इनकम नहीं है, मैंने रिटर्न फाइल ही नहीं करनी, तो मुझे कि तुमने नॉन फाइलर बनाया हुआ है। ठीक है, उसकी बायोलॉजिकल है। उसके लिए उन्होंने लॉ में एक एक्सेप्शन दे दिया है। ठीक है, वो क्या है ये मैं पढ़ने लगा हूँ। हाउ एवर इफ द बायर और ट्रांसफरी इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और आईडी कार्ड, नाइकॉब जिसे कहते हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, और कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड, हु हैड एक्वायर्ड द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू अ फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट और एनआरपी रुपी वैल्यू अकाउंट मेंटेन्ड विद ऑथराइज्ड बैंक्स इन पाकिस्तान अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस issued by State Bank. The tax collected under this section from such persons shall be final discharge of the tax liability for such buyer or transferee। कि
ये वाली क्लॉज में उसने एक बेनिफिट तो ये दे दिया कि भाई ये जो तुमसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ना, ये वाला 3%, 3.5 या 4, ये फुल एंड फाइनल है। इसके अलावा अब तुमने और कोई टैक्स नहीं देना। जब भी तुम्हारा जो कैपिटल गेन आएगा उसमें तुमने टैक्स नहीं देना, यही फुल एंड फाइनल है। अच्छा, प्रोवाइडेड के बाहर से तुमने फॉरेन करेंसी के थ्रू पैसे भिजवाए हैं और प्रॉपर्टी खरीदी है स्टेट बैंक की ऑथराइज्ड अप्रूवल के तहत। अच्छा, फिर एक और नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट है, वो ये है जी, ये। अच्छा, वो नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, वो एक्सपैट्स के लिए है, ठीक है। नॉन रेजिडेंट ही हो गए वो भी। एडवांस टैक्स shall not be collected in case of scheme introduced by federal government or a provincial government or an authority established under a federal or provincial law for expatriate Pakistanis, provided the mode of payment by expatriates in the said scheme shall be foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channel। कि अगर कोई एक्सपैट पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है, और उस स्कीम के तहत जैसे बैरियर टाउन में अक्सर उन्होंने किया था, या ये जो ओवरसीज के लिए अक्सर सोसाइटीज वगैरह बनी हुई हैं लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में, और गवर्नमेंट की कोई स्कीम है उसके तहत अगर आपने बाहर से फॉरेन करेंसी में पैसे भिजवाए हैं और उस स्कीम के तहत आपने प्लॉट खरीदा है, तो आपसे एडवांस टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर फाइलर और नॉन फाइलर के लिए ना एक और क्लॉज मेरे जहन में आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ वो किधर है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरा हम बाकी पढ़ लें, ठीक है। फिर ये एक बड़ा जेन्युइन मसला है कि पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है कि लोगों ने एक तो प्लॉटों में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की हुई है, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टियां जो हैं वो किन के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं जी, कि भाई मेरे नाम पे तो 20-20 प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दो प्रॉपर्टियां अपने एक बच्चे के नाम पे कर देता हूँ, दो बीवी के नाम पे कर देता हूँ, दो बाकी बच्चों के नाम पे कर देता हूँ। तो बच्चों के नाम पे जब करनी है तो उनको गिफ्ट कर देते हैं कि मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है। गिफ्ट डीड बनाते हैं एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर के ऊपर, जो भी 200-400 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, और ट्रांसफर फी बस लगती है। सोसाइटी के पास गए जाके सोसाइटी वालों को कहा कि भाई ये प्लॉट है, ये मैंने अपने बच्चे के नाम पे करना है, वो कहेगा भाई इसकी 2 लाख रुपए ट्रांसफर फी है, ये 10 मरले का प्लॉट है, आप 2 लाख रुपए देंगे, प्रॉपर्टी जो है आपके बच्चे के नाम पे चली जाएगी, ठीक है। जिसके नाम पे 20 प्लॉट है उसके लिए 2 लाख रुपया क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये गिफ्ट के केस में अगर तो लॉ में कोई क्लैरिफिकेशन ना होती ना, तो सोसाइटी वाले ने कहना था भाई इसके ऊपर भी एडवांस टैक्स दो, ट्रांसफर फी तो लगेगी लगेगी, लेकिन 3% एडवांस टैक्स भी लगेगा FBR वैल्यू के ऊपर। तो उसके लिए उन्होंने लॉ में एक सर्कुलर दिया हुआ है जी, ये एक दो दफा ICAM में भी आ चुका है। वेयर सिंस इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के केस में भी होता है, द प्रॉपर्टी इज नीदर परचेज नॉर एनी कंसिडरेशन इज पेड, विद होल्डिंग टैक्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल। इनहेरिटेंस में तो विद होल्डिंग लगेगी ही नहीं, ठीक है। कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि डेथ हो गई, डेथ के केस में सक्सेशन हुई, और सक्सेशन के थ्रू जो है प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के नाम पे या स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली गिफ्ट्स among family members like spouse, father, mother, son, daughter, brother and sister shall be considered genuine and shall not suffer withholding tax। ये सर्कुलर नंबर 15 है जी, कि चाहे आप गिफ्ट कर दो या इनहेरिटेंस के थ्रू पास ऑन हो जाए प्रॉपर्टी, उसमें विदहोल्डिंग नहीं होगी परचेज पे। हाउएवर, इन केस ऑफ अदर गिफ्ट्स, अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के अलावा अपने किसी दोस्त को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर वो कहता है फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। As its genuineness cannot be determined at that stage, withholding tax shall be paid. However, taxpayer may claim refund in case of genuine gift after filing of return। कि जिसको आपने गिफ्ट किया है वो टैक्स देगा, वो परचेज कर रहा है ना ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, अगरचे वो आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, उसको फ्री में मिल रही है प्रॉपर्टी, लेकिन FBR वैल्यू के ऊपर जो भी टैक्स बन रहा होगा वो पे करेगा गवर्नमेंट। और अगर उसकी इनकम कोई होगी तो उसे वो एडजस्ट कर लेगा, अगर वो जेन्युइन बंदा है, ठीक है। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो आया ना। तो ये बात है जी। अच्छा, फिर ये किस्तों वाली प्रॉपर्टी, जी जी, फ्रेंड को अगर आप गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट की बात हो रही है, ट्रांसफर पे तो लगना ही लगना है ना। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये गिफ्ट और इनहेरिटेंस में पैसे कोई नहीं मिलते, फ्री में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो ना। तो ट्रांसफर का मतलब तो होता है कि आपने सेल कर दी है। तो अगर आपने अपने बच्चे को जेन्युइन प्रॉपर्टी सेल कर दी है तो फिर टैक्स लगेगा, ठीक है। सिर्फ गिफ्ट के केस में और इनहेरिटेंस के केस में नहीं लगेगा टैक्स, ठीक है। अच्छा, फिर ये किस्तों वाला भी एक ट्रेंड बड़ा चला हुआ है, टोटल फ्रॉडिया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, कि वो आपसे किस्तों पे
आपको प्लॉट देते हैं, 8 8 10 10 साल जो है वो आपके पैसे जो है वो बैंकों में रख के उनके पैसे जो है वो 2 3 4 गुना हो जाते हैं, लेकिन प्लॉट की पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है, ज़्यादातर सोसाइटियों में यही फ्रॉड है जो पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो जो लोग बेचारे हैं वो कहते हैं यार चलो मैं किस्तों पे कुछ ना कुछ तो बनाऊँ ना। तो वो ज़्यादातर लोग इन स्कीमों में आ जाते हैं, 15,000 20,000 25,000 की किस्त है महीने की, लेकिन प्लॉट जो हैं वो कई कई सालों से नहीं मिलते। और पिछले 2 3 सालों में तो आपको पता है, इवन जो जेनवन जिन लोगों के पास प्लॉट्स थे उनका भी बेड़ा गर्क हो गया है, तो सोसाइटियों इंस्टॉलमेंट वाली तो दूर की बात है। बहरहाल, अब इंस्टॉलमेंट के केस में कैसे होगी डिडक्शन? वो कह रहा है वेयर प्रॉपर्टी इज परचेज्ड इन इंस्टॉलमेंट, टैक्स शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम बायर इन इंस्टॉलमेंट। जो तुम किस्त पे कर रहे हो उसके साथ तुम इंस्टॉलमेंट भी दो, विदहोल्डिंग टैक्स भी दोगे। हाउएवर, नो फर्दर टैक्स विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द बायर इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू द अमाउंट पेबल अंडर दिस सेक्शन। कि तुमने 5 करोड़ का प्लॉट खरीदा फॉर एग्जाम्पल, अब 5 करोड़ की उसने तुम्हें 5 सालों पे किस्तें बनाती, तो हर किस्त के ऊपर तुमसे 3% टैक्स लिया जाएगा। अब जब तुमने किस्तों पे टैक्स दे दिया, तो जब 5 करोड़ पूरा होने पे तुम्हें प्लॉट ट्रांसफर किया जाएगा, फिर तुमसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक ही दफा लगना ना टैक्स। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी में लोग कैश में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कैश को डिस्करेज करने की सारी ब्लैक मनी है, और आपको पता है कि ब्लैक मनी जो है वो ऑब्वियसली बंदा चेक के थ्रू पेमेंट करता ही नहीं है। जब आपकी ब्लैक मनी है, करप्शन के पैसे हैं, तो आप ब्रीफ केस में लेके जाते हैं, चाहे वो 10 करोड़ पे क्यों ना हो। ठीक है, कैश, ताकि रिकॉर्ड पे कुछ ना आए। उसको डिस्करेज करने के लिए ये एक और सेक्शन है जी, 75A। वो क्या कहता है जी? इन केस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग FBR वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 5 million रुपीज इज परचेज्ड इन कैश, then it will have the following implications. Such amount shall not be treated as cost for the computation of any gain on disposal। कि तुमने 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी कैश में खरीद ली, साल के तौर पे 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैश में खरीद ली, तो तुम्हारी कॉस्ट जीरो कंसिडर की जाएगी। नुकसान क्या होगा? जब वो 1 करोड़ रुपए वाली प्रॉपर्टी तुम 2 करोड़ की बेचोगे, तो गेन कितना आएगा? एक्चुअल में तो गेन 1 करोड़ है, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आ जाएगा? 2 करोड़। ठीक है, कॉस्ट तुम्हारी जीरो कंसिडर होगी। जब कॉस्ट जीरो कंसिडर होगी, तो जो सेल वैल्यू होगी वही गेन आ जाएगा, कॉस्ट माइनस नहीं कर सकोगे तुम। ठीक है, और सेकंड क्या है जी, तुम्हें FBR वैल्यू का 5% पे पेनल्टी लगेगी। ठीक है, दोनों बड़े सीवियर इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि कैश में आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, अगर खरीदोगे तो 5% पेनल्टी लगेगी, और कॉस्ट तुम्हारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है लेक्चर। ये एग्जाम्पल है 2 3 इसी के ऊपर दी हुई है, 1 और 2 ये आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं इसके अंदर। कल हम ये सेक्शन 7 ही करेंगे, और गेन कैसे कंप्यूट होता है उसके ऊपर बात करेंगे जी। ठीक है, कल बाकी की आज कल लेक्चर है हमारा या नहीं है? आज क्या है? सॉरी, आज वेडनेसडे है, तो अब हम नेक्स्ट वीक में होगी मुलाकात। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। पहला पहला वीक था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाया है, क्योंकि अदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमने नहीं पढ़े हुए, तो वो साथ जब वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे और मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, फिर ऑब्वियसली मैं इनको डिटेल में इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा जी। कोई क्वेश्चन है जी किसी का भी? अच्छा, एक चीज़ और सिर्फ ठहरिएगा जी, मैं वो एक और चीज़ देखना चाह रहा था, और बाद में मुझे भूल ना जाए। अगर मुझे मिल गई तो अभी बता दूंगा, वरना नेक्स्ट वीक में बताता हूँ। हाँ, ये था जी, ये मैंने शायद वहाँ पे भी मुझे लिखनी चाहिए थी ये क्लॉज, अलबत्ता मैं मिस कर गया हूँ। कि वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था ना, कि एक बंदा है वो पाकिस्तान का सिटीजन है, 10 सालों से पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहा है, और वो कहता है कि भाई मैं तो लाइबल टू फाइल रिटर्न ही नहीं हूँ, मुझे क्यों तुम 20% लगा रहे हो, मुझे क्यों नॉन फाइलर कंसिडर कर रहे हो? उसकी बात भी लॉजिकल है। तो उसके लिए ना उन्होंने ये एक उनको सेकंड स्केड्यूल में एग्जाम्पशन दी हुई है पार्ट 4 के अंदर, कि वो ये है जी, ये अपने पास वहां पे भी नोट कर लें। एज पर क्लॉज 111AC पार्ट 4 ऑफ द सेकंड स्केड्यूल, rate of tax deduction for both active and non-active taxpayer shall be the same in case of non-resident individual holding Pakistani origin card or national ID card for overseas Pakistanis in respect of purchase
स्लैश सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 C and K। अगर आप पाकिस्तानी हैं, नॉन रेजिडेंट है, आपके पास ऑब्वियसली पासपोर्ट एविडेंस होगा उसका, और आपके पास नाइकोप होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आप अगर नॉन फाइलर भी हैं, आपको फाइलर वाला रेट ही लगेगा। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है जी। एक सेकंड, ये मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ वहाँ पे। ठीक है। आप, अल्लाह हाफिज़ है मेरी तरफ से। मैं मीन इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो बाकी की बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। नहीं नहीं, 550 मिलियन से अब नहीं, 5 मिलियन की बात है एक तो। दूसरी बात है, जितनी भी अमाउंट होगी, मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैश में खरीद ली, तो 1 करोड़ का 5% पेनल्टी लगेगी। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। यहाँ पे भी होनी चाहिए थी ये क्लॉज, और सेल में भी आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़।